नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। और हमने अपनी पिछली वीडियो में यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है हमारी फिजिक्स की 12th क्लास की यूनिट। और उस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो इन चीजों के बारे में, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में हम बहुत छोटी क्लासेस से भी पहले पढ़ते आए हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस विच एलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास होने दें। इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैनी मोर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कुछ एलॉयज भी आते हैं जो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सो दीज आर नोन एज कंडक्टर्स। अब एक कंडक्टर के अंदर ऐसी क्या चीज प्रेजेंट होती है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाता, अपने अंदर से फ्लो करवा पाता है, जबकि इंसुलेटर्स ऐसा नहीं करवा पाते। तो कंडक्टर्स के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड अ कंडक्टर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम्स को छोड़ के फ्री होते हैं कंडक्टर्स के अंदर। और जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम इस यूनिट के अंदर आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे करंट का फ्लो हो जाता है। सो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are responsible for conduction of electricity inside the conductors. फिर इसके बाद हमारे पास यहां पर इंसुलेटर्स आते हैं। What is an insulator? An insulator is a substance which do not allow electricity to pass through it at all. जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी पास ना होने दे, उसे हम इंसुलेटर बोलेंगे। इंसुलेटर के भी काफी सारे एग्जांपल्स हमारे पास होते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। काफी सारे एग्जांपल्स इसमें हो सकते हैं। और इंसुलेटर्स क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट करवा पाते हैं, फ्लो करवा पाते हैं? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर्स के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। यहां इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम्स के साथ बाउंड होते हैं और वो उसके अंदर से मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। सो दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दीज आर नोन एज इंसुलेटर्स। देन इसमें तीसरा आता है डाइलेक्ट्रिक्स। व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स? एक्चुअली इंसुलेटर्स आर ओनली नोन एज डाइलेक्ट्रिक्स, इन्हीं को बोलते हैं। लेकिन यहां जो हम पढ़ने वाले हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स आर व्हाट? दीज आर द सब्सटेंसेस विच कैन ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो अपन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट कंडक्शन, बिना कंडक्शन के। वो कैसे करते हैं वो हम आगे इस यूनिट में पढ़ने वाले आने वाले टॉपिक्स में डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हम पढ़ेंगे। वहां पर हम सीखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। अब आ जाती है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो बेसिकली देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी और जो सबसे इंपॉर्टेंट भी मान सकते हैं हम, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये वर्ड क्वांटाइजेशन जो है ये चार्ज के लिए बना है फ्रॉम द वर्ड क्वांटम। आपने सुना होगा ये वर्ड पहले भी, quantum, QUANTUM. And what we mean by quantum? It is a fixed packet of anything. जब भी हम किसी चीज का क्वांटम बोलते हैं तो उसका मतलब है किसी भी चीज का उसका फिक्स पैकेट।
तो यहां पर चार्ज के भी फिक्स पैकेट होते हैं, डिस्क्रीट पैकेट होते हैं चार्ज के, इसीलिए इसको चार्ज का क्वांटाइजेशन बोला है। क्वांटाइजेशन को थोड़ा सा बेटर समझने के लिए हम एक बहुत सिंपल सा कॉमन सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हम कंसीडर करते हैं एक किरियाने की दुकान को, जहां पर हमें चीनी दाल वगैरह आसानी से मिलती है, किरियाने की दुकान। सपोज किसी आदमी की, किसी पर्सन की किरियाने की दुकान है और उसने क्या किया, चीनी के फिक्स पैकेट बना दिए। बजाय के चीनी को ओपन या खुली बेचने की बजाय उसने चीनी के फिक्स पैकेट बना दिए, एक एक केजी के, एक एक किलो के। अब कोई भी अगर उसकी दुकान पे चीनी लेने आता है, अगर किसी को 1 किलो चीनी चाहिए तो वो 1 पैकेट उठा के दे देगा, 2 किलो चीनी चाहिए तो 2, इसी तरीके से 5-10 किलो जितनी भी चीनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग वो जो फिक्स पैकेट उसने बना रखे हैं उन्हें दे देगा। वो बीच की चीनी किसी को नहीं देगा। जैसे किसी को अगर 4.5 kg चीनी चाहिए, 4.5 किलो, 5.25 किलो या आधी किलो चीनी चाहिए, तो वो अपनी दुकान से इस तरह से चीनी नहीं देगा। तो यहां पर जितनी भी चीनी अगर कोई लेके जाएगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा 1 kg का। अगर किसी को 20 kg शुगर चाहिए तो वो उस 1 kg का 20 टाइम्स हो जाएगा, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। तो उसकी दुकान से जब भी चीनी जाएगी तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 kg में ही जाएगी। इसी तरीके से मैंने एग्जांपल कंसीडर किया है इस चीज को समझने के लिए कि चार्ज का क्वांटाइजेशन कैसे होता है, कि चार्ज का भी एक फिक्स पैकेट है और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज उस फिक्स पैकेट, उस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, उस फिक्स पैकेट को यहां पर हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल स्मॉल e। इट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल स्मॉल e और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, जो सबसे स्मॉल पैकेट है चार्ज का। तो किसी भी चीज के ऊपर चार्ज अगर होगा, हम चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इस E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा n टाइम्स होगा। n इज एन इंटीजर। ये चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हमें पता है चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो फॉर्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n। सो दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसकी डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं कि द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n। अगर किसी के पास 1 यूनिट ऑफ चार्ज है तो ये Q इज इक्वल टू E हो जाएगा। अगर 2 यूनिट ऑफ चार्ज है, 2 यूनिट्स ऑफ चार्ज है, तो ये Q इज इक्वल टू 2E। इसी तरीके से 3E एंड अप टू कहां से पहुंच जाएंगे, अगर n यूनिट्स ऑफ चार्ज है तो Q इज इक्वल टू NE वहां से आ जाएगा। आई थिंक सभी समझ गए होंगे आप कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है यहां पर चार्ज के लिए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पर कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है 1 मार्क में, कि व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका कारण क्या है, चार्ज का क्वांटाइजेशन क्यों है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर हम ये कहेंगे कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल। अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे अगर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। ऐसा नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे चले गए और जो 11th इलेक्ट्रॉन उसको हमने आधा काटा और आधा इस ऑब्जेक्ट पे रख दिया और आधा दूसरे पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कंप्लीट ही जाएगा। तो रीजन क्या है, दैट ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इससे अगली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर सकते हैं क्वांटाइजेशन के बाद, वो आ जाती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर हमें किसी भी सिस्टम के ऊपर
टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, तो जो भी उसके अंदर इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सभी को सीधा सीधा आप एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, तो हमारे पास उस सिस्टम के ऊपर नेट टोटल चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है, जैसे कोई रूम ही मान लिया हमने, जिसके अंदर अलग अलग जगह पे चार्ज रखा हुआ है। कहीं पे चार्ज Q है एक जगह पे, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज हमने मान लिया -2Q है सपोज, फिर हमने एक चार्ज यहां पर +5Q मान लिया, और एक और चार्ज है यहां -3Q एंड देन वन मोर चार्ज 9Q। हमने कुछ चार्जेस माने हैं 5 यहां पर किसी सिस्टम के अंदर। तो अगर हमें टोटल चार्ज कैपिटल Q फाइंड आउट करना है, सपोज हम उसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल चार्ज को, तो वो इन सब का सिंपल एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। बट व्हाइल टेकिंग द एल्जेब्रिक सम हमें इनके साइन को जरूर कंसीडर करना है। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन लिया जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए नेगेटिव साइन लेना है हमें। तो नेट चार्ज कैपिटल Q विल बी इक्वल टू Q देन -2Q देन +5Q, after that -3Q and at last +9Q। अगर हम इन सभी को देखते हैं तो ये कितना बन जाता है, 9 + 5 14 +1 15 पॉजिटिव हो गया, और उसमें से 5 चला जाएगा तो ये 10Q बच जाएगा हमारे पास। सो नेट चार्ज विल बी 10Q on that system. So as per the additivity of charge, the total charge in an isolated system is equal to the algebraic sum of all the individual charges present anywhere in the system. इसके बाद हमारी तीसरी प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी भी चीज का कंजर्वेशन पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, तो हम बोलते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, जैसे पहले हम बोलते हैं, जब तो ऑल्दो वो कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी हो गया है, तो हम बोलते हैं मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उसमें हम ये कहते हैं कि उस चीज को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। बट यहाँ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में ऐसा नहीं है। इसकी डेफिनेशन अगर हम बोले स्टार्टिंग में, तो हम ये कह सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड और कांस्टेंट। किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे जिसमें बाहर से कोई दखलंदाजी ना हो, बाहर से कोई डिस्टर्बेंस ना हो सिस्टम में, तो उसका जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट दैट विल बी इन पेयर्स ओनली। उसको पेयर्स में ही क्रिएट या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अकेले पॉजिटिव या अकेले नेगेटिव चार्ज को कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं तो उसके साथ इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हो जाएगा, और अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रॉय करते हैं तो एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑल्सो विल बी डिस्ट्रॉयड अलोंग विद इट। सो चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ओनली इन पेयर्स, ये हम यहां पर बोल सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम अगर लें यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर यूरेनियम 238 का, जिसका चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर 92 होता है। अगर इसका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाया जाए तो ये ब्रेकअप हो जाता है थोरियम और हीलियम के अंदर, जिसमें थोरियम का मास नंबर जो है वो 234, एटॉमिक नंबर 90, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 आ जाता है। हम मास नंबर की बात नहीं कर रहे, अभी हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो चार्ज नंबर है वो कंजर्व रहता है यहां पर। यहां चार्ज नंबर 90 है, 92 है सॉरी, और यहां पर जो चार्ज नंबर है इसका 90 है और इसका 2 है, तो टोटल चार्ज यहां पर भी 92 ही आ जाता है, इसीलिए चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। अगर हम प्रोडक्शन और जो है एनिहिलेशन
एंड प्रोडक्शन ऑफ चार्ज की बात करें यहाँ पर कि उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय करने की बात करें, तो पहले हम यहाँ पर पेयर प्रोडक्शन का एग्जांपल लेते हैं। पेयर प्रोडक्शन का एग्जांपल लेते हैं जहां पर एक गामा रे फोटोन ब्रेक हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। गामा रे फोटोन जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं होता, उससे हम दो चार्जेस को क्रिएट करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां अगर नेट चार्ज राइट हैंड साइड में भी देखा जाए तो वो हमें 0 ही मिलेगा। सो चार्ज रिमेन कंजर्व, क्रिएट कर लिया बट इन पेयर्स। इसी तरीके से पेयर एनिलिएशन का एग्जांपल आता है यहां पर। तो पेयर एनिलिएशन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलकर दो गामा रे फोटोन बनाते हैं। ये एक्स्ट्रा एनर्जी हम सप्लाई करते हैं इनके एनिलिएशन के लिए, तो एक गामा रे फोटोन एक्स्ट्रा बनता है यहां पर। लेकिन जो टोटल चार्ज हम देखें दोनों तरफ, तो टोटल चार्ज लेफ्ट साइड में भी 0 है, उतना ही नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, और राइट साइड में तो ये गामा रे फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता ही है, तो वहां भी इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो 0 ही है ऑन द राइट साइड। सो दीज वर द एग्जांपल्स व्हिच शोज अस द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चाहे वो कोई रिएक्शन हुई, कोई केमिकल रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन, या वो ये पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलिएशन का एग्जांपल्स हुए, तो इन दोनों के अंदर यहाँ पर चार्ज जो है वो कंजर्व ही रहता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी दोस्तों हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं कुछ चार्ज और मास के बीच में। एक टेबल जो है वो अगर आप देखेंगे तो बुक्स में दे रखा है, जिसमें चार्ज और मास के बीच में कंपैरिजन दे रखा है। तो उसके बारे में हम बहुत सिंपल चीजें जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं को डिस्कस करना है हमें कुछ को। तो जैसे पहला है कि चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तीनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी। बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ना तो कभी 0 हो सकता है और ना ही किसी चीज का मास कभी नेगेटिव हो सकता है। दूसरा यहां पर कि चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। चार्ज कभी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ऑब्जेक्ट किसी भी स्पीड से चल रहा हो, उस पे चार्ज कांस्टेंट रहेगा जो भी है। बट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द वेलोसिटी। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो एक फॉर्मूला है हमारे पास, m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय अंडर द स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। एज पर दिस फॉर्मूला द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इट्स वेलोसिटी, जहां पर m0 हमारा रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। जब वो रेस्ट पे रुका हुआ है तो उसका मास m0 है। जब वो ऑब्जेक्ट v स्पीड से चलना शुरू कर देता है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस वक्त उसका मास m हो जाता है। और यहां पर c जो सिंबल हम जानते ही हैं, ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट को, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहां पर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है v, वैसे वैसे ये m की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है एज कंपेयर टू m0। दूसरा, नॉर्मली जो वेलोसिटी होती है, जिस स्पीड पे या वेलोसिटी पे हम चलते हैं या हमारे व्हीकल्स चलते हैं, उन वेलोसिटीज पे मास में कोई चेंज ज्यादा हमें जो है प्रैक्टिकली नहीं दिखाई देता है, बिकॉज ये c की वैल्यू एक्सट्रीमली लार्ज है एज कंपेयर टू, अगर v कम है तो अगर ऑब्जेक्ट नॉर्मल जो स्पीड से चल रहे हैं वो कंसिडर करते हैं तो c उसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लार्ज है। तो ये वैल्यू एक्सट्रीमली स्मॉल आएगी एंड हेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। ये लगभग 0 के ही बराबर आ जाएगी। 1 माइनस 0 1 बच जाएगा, उसका स्क्वायर रूट भी 1 ही रहेगा। m0 बाय 1 m0 आ जाएगा, तो m विल बी इक्वल टू m0। तो उसमें हमें मास में कोई प्रैक्टिकल ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये v काफी ज्यादा हो जाए, ऑब्जेक्ट काफी हाई स्पीड से चलना शुरू कर दे, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इसके कंपेरेबल हो जाए, तो फिर जरूर जो है m की वैल्यू m0 से बड़ी हो जाएगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे m भी इंक्रीज करता चला जाएगा। तो हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा यहां पर कि चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इट्स वेलोसिटी।
तीसरा यहाँ पर जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, हमने पढ़ा था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा है आज ही, जिसमें हमें पता है कि चार्ज इज प्रेजेंट इन डिस्क्रीट फॉर्म, अलग अलग स्मॉल जो पैकेट्स ऑफ चार्ज हैं, डिस्क्रीट नेचर है चार्ज का, वो हमने पढ़ा। बट मास जो है वो क्वांटाइज्ड नहीं है, क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। हमें अभी तक वो एक फिक्स पैकेट मिनिमम वैल्यू ऑफ मास नहीं मिली है जिसको लेकर हम ये मान लें कि हर चीज का मास इसी बेसिक यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल है, वो बेसिक यूनिट हमें मास में नहीं मिल पाई है। देन आगे जो चार्ज है वो कंजर्व्ड भी है, हमने पढ़ा ये आज ही प्रॉपर्टी में कि द चार्ज ऑन ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड, लेकिन मास कंजर्व नहीं है बिकॉज इट कैन बी चेंज टू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, मास और एनर्जी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अगली जो चीज है वो है कि force between two charges can be attractive as well as repulsive depending whether these charges are unlike charges or like charges, but the force of gravitation between two masses is always attractive, ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। अगली जो कंपैरिजन का पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं वो है कि both of them, the force between the charges and the force between masses, both of them obey inverse square law, दोनों ही जो फोर्सेस होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होते हैं, तो दे बोथ ऑफ देम ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक और पॉइंट हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज एमिट्स रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट करता है ईएम वेव, और वो हम आगे यूनिट्स में पढ़ेंगे, यूनिट 5 में भी हम पढ़ेंगे वहां पर कि जब चार्ज को एक्सेलरेट किया जाता है तो वो रेडिएशन को एमिट करता है। बट एक्सेलरेटेड मास किसी तरह की कोई रेडिएशन एमिट नहीं करता, तो ये एक और पॉइंट इसमें हम जोड़ सकते हैं। कंपैरिजन के बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और अभी हमारी फिजिक्स इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी इससे आगे, तो हमें पढ़ना है एक लॉ के बारे में जो कि है कूलम्स लॉ। बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट लॉ है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, कूलम्स लॉ। और इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे हमने मासेस के लिए ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ है, उससे काफी मिलता जुलता है ये। तो यहाँ पर हम एज पर दिस कूलम्स लॉ बोल सकते हैं कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, हमने उसको एफ से रिप्रेजेंट किया, और हमने बोला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, हमने अट्रैक्शन नहीं बोला बिकॉज यहाँ तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, तो हमने बोला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जिससे वो इंटरेक्ट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, और प्रोडक्ट्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस। तो यहां पर जो दो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड लेके उसका प्रोडक्ट अगर हम लें तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट प्रोडक्ट Q1 Q2 if two charges are taken Q1 and Q2 अगर दो ऐसे लिए जाए। दूसरा कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस, यहां पर हम एक डायग्राम भी ले सकते हैं छोटा सा, कि हमने दो पॉइंट चार्जेस लिए हैं यहां पर एंड पहले 4 पॉइंट चार्ज को हमने Q1 से रिप्रेजेंट किया है और दूसरे पॉइंट चार्ज को हमने Q2 से रिप्रेजेंट किया है, एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज R, ये हमने R सेपरेशन लिया है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब हम इन चीजों को कंबाइन करेंगे तो हमें पता है कि ये फोर्स प्रोपोर्शनल आ जाएगा यहां पर Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आता है वहां पर। यहां पर उस कांस्टेंट को स्मॉल k से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
के हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसको हम कोई इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं अभी। इस के की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है ऑन द मीडियम एंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक तो हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा लिया है और एक यहां पर जो दो चार्जेस हमने लिए हैं उनके बीच में मीडियम कौन सा है। अगर एयर या वैक्यूम हम इसके बीच में यहां पर मीडियम कंसीडर करते हैं, इफ यू कंसीडर एयर और वैक्यूम, तो वहां पर सीजीएस सिस्टम के अंदर के की वैल्यू 1 होती है। इन सीजीएस सिस्टम द वैल्यू ऑफ के इज 1, बट इन एसआई सिस्टम द वैल्यू ऑफ के इज 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ जाती है 9 into 10 raised to the power 9 और इसकी यूनिट बनती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट अगर आप याद रखते हैं सीधी सीधी तो याद रख लें, नहीं तो आप इसको इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। यहां से अगर हम देखें तो के को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो देखिए क्या होगा, आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां लिख देते हैं नीचे के इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और दोनों चार्जेस Q1 और Q2 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अगर यहां से हम के की एसआई यूनिट बनाने की कोशिश करें तो इन सभी की एसआई यूनिट्स पुट करनी होगी हमें। फोर्स के लिए जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, तो यहां पर न्यूटन आ गया। उसके बाद डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस के लिए मीटर होता है तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। और नीचे चार्ज की जो यूनिट है एसआई यूनिट वो कूलम है, तो कूलम इंटू कूलम, ये कूलम स्क्वायर बन जाता है। अब ये क्योंकि डिनोमिनेटर में था, कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी, तो ये यूनिट बन जाएगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू जिस फॉर्मूले से आती है वो है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर ये एप्सिलॉन नॉट एक नई चीज है जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। वैक्यूम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 raised to the power -12। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी यूनिट भी हम लिख सकते हैं। अगर आप यहां ध्यान दें, अगर एप्सिलॉन नॉट को यहां लिया जाए तो के नीचे आ जाएगा, और इट मीन्स 1/4 पाई, तो यहां पर डायमेंशन लेस है, उसकी कोई यूनिट नहीं है। तो अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए तो वो के की यूनिट का रेसिप्रोकल होगी एक तरीके से। अब के की यूनिट ये है यहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बन जाएगी। अगर कोई और मीडियम होगा, वैक्यूम नहीं होगा, तो उस केस में एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा, और इसके बारे में हम आगे सीखेंगे एप्सिलॉन के बारे में, और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आएगी उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। एक और चीज हम यहां पर सीख सकते हैं और वो है के या एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो उसके लिए भी हम ये जो हमारा फॉर्मूला हमने लिखा था जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं, यहां से के का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से। हम सभी के डायमेंशन फॉर्मूले पुट कर देंगे। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है m1 L1 T-2 होता है, उसके साथ r स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा, और नीचे चार्ज है, चार्ज के लिए होता है AT एम्पियर इंटू टाइम, और ये 2 बार है चार्ज तो हम इसको a स्क्वायर और t स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको सोल्व करके लिखा जाए तो ये इसके बाद बन जाएगा m, क्योंकि एक ही है, l अगर देखते हैं तो 2 + 1 3, तो m1 L3
t -2 यहां पर है और ये भी ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो t की पावर हो जाएगी -4 और a भी ऊपर जाके -2 हो जाएगी इसकी पावर। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है k का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का। अगर हम एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहें तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट यहां और k नीचे चला जाएगा, तो उसमें m-1 l-3 t रेज़ टू द पावर 4 एंड a2 हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के लिए। तो दोस्तों आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और सारी चीजों को रिवाइज करें। उम्मीद आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियोस रेगुलर टाइम पे मिलती रहें। थैंक यू।